नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो ये हमारी मनोविज्ञान की क्लास नंबर 39 रहेगी। पिछली वीडियो में हमने देखा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी या इसका इतिहास। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान की क्लास नंबर 2 ये हमारी हो चुकी है और इसमें हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के बारे में सामान्य जानकारी, इसके बारे में हम लेंगे और यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वंशानुक्रम के सिद्धांत दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर वंशानुक्रम के बारे में जानेंगे आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके ज़रूर से रिवीजन कीजिएगा। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर सिद्धांत कह लीजिए, ये फ्रांसिस गाल्टन का है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, और बड़ा सा नॉर्मल है, ये आप सभी में से कईयों को पता होगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, फ्रांसिस गाल्टन। मानव का जीवन एक कोश से आरंभ होता है। ठीक है, पहली ही लाइन क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा चुका है और मैं खुद एग्जाम में गलत करके इसको आया हूँ। तो याद रखिएगा, मानव का जीवन एक कोश से आरंभ होता है और आगे चलकर वह बहुकोशिकीय बन जाता है। मनुष्य में कुल 22 XY पुरुष में और कुल 22 XX महिला में, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है सिद्धांत? इन गुणसूत्रों में 1/2 माता पिता से, 1/4 दादा दादी या नाना नानी से, 1/8 परदादा परदादी या परनाना परनानी से और 1/16 अन्य पीढ़ियों से जीन्स बच्चे के अंदर आते हैं। ठीक है, जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं बच्चे के अंदर, उनमें से इस प्रकार से बंटवारा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा आप। इन गुणसूत्रों के केंद्र में जीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुणों के वाहक होते हैं, जो जीन वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव से अधिक सक्रिय हो जाते हैं, वह गुण बच्चे में उत्पन्न हो जाते हैं, और जो जीन कम प्रभावी होते हैं या कम सक्रिय होते हैं, बच्चे में वो गुण कम हो जाते हैं या उन गुणों की कमी हो जाती है। ठीक है, PDF जरूर से डाउनलोड कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, आप लाइक नहीं करते। गुणसूत्र और जीन्स को ध्यान में रखते हुए वंशानुक्रम के कितने नियम प्रस्तुत किए गए? 3 नियम मुख्यतः प्रस्तुत किए गए। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं लगभग। पहला है समानता का नियम, और इसके जनक कौन है? डार्विन और सोरेनसन। डार्विन और सोरेनसन, याद रखिएगा, समानता का नियम इन्होंने दिया था। जब माता पिता के समान लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं या समानता का नियम कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको, नाम से ही स्पष्ट है, केवल इसके जनक याद रखने हैं आपको, डार्विन और सोरेनसन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे गोरे माता पिता की संतान का गोरा होना। ठीक है, यानी कि माता पिता के समान नियम बच्चे में उत्पन्न हो रहे हैं। सेकंड देखिएगा, प्रतिभाशाली की संतान का प्रतिभाशाली होना। तो याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विभिन्नता का नियम। ठीक है, विभिन्नता का नियम किसने दिया भाई? तो इसको याद रखना है आपको, लेमार्क ने दिया है। विभिन्नता का नियम लेमार्क ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसको। जब माता पिता से भिन्न लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। बच्चों में माता पिता से भिन्न गुण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्थानांतरित भी होते रहते हैं, तभी इसे विभिन्नता का नियम कहेंगे और इसके जनक लेमार्क हैं। अब इसके आप जो है इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना। ठीक है, शुरू में जिराफ छोटे गर्दन का हुआ करता था, लेकिन जो है उसके संतानें थोड़ी लंबी गर्दन की हुई, और भी संतानें और लंबी गर्दन की हुई। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण हो रहा है लंबी गर्दन वाले गुणों का। देखिए नेक्स्ट, मनुष्य में पूंछ का विलुप्त होना। पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, धीरे 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 वो विलुप्त हो गई। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हो रहा है विभिन्न गुणों का। ठीक है, नेक्स्ट और तीसरा नियम हम पढ़ेंगे, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का नियम।
और ये तो आपको सभी को पता होगा, मेंडल का नियम है, याद रखिएगा। 100% श्योर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब माता पिता से भिन्न लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता है, याद रखिएगा, तो इसे प्रतिगमन का सिद्धांत कहते हैं। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है तो क्या कहेंगे? विभिन्नता का नियम कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब माता पिता से भिन्न लक्षण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण नहीं होता तो उन्हें प्रतिगमन का सिद्धांत कहते हैं। और याद रखना है, इसके जनक मेंडल हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक सामान्य व्यक्ति की संतान का प्रतिभाशाली होना। ठीक है, यहाँ पर पहले व्यक्ति सामान्य था लेकिन उसकी संतान प्रतिभाशाली हुई, तो वो एक प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। एक किसान की संतान का अध्यापक बनना, जो कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रतिगमन के सिद्धांत के तहत ही होगा। ठीक है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण की हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी संतान भी अध्यापक बनेगी या आपकी संतान भी प्रतिभाशाली होगी या नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वंशानुक्रम के सिद्धांत। दोस्तों बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत अब हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम वंशानुक्रम के नियम पढ़ रहे थे। पहला है बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, और ये किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। बीजकोश का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सिर्फ इतना सा है, तो आपको यहाँ पर लिखने का मेरा मतलब इतना सा है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया या बीजकोश का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, बीज से बीज, बीजमैन का आंसर वहाँ पर आपको लगाना है। 100% आपका राइट होगा। लेकिन अब हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, चेमोस्की वाला सिद्धांत। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप। भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है, और ये किसने दिया? चेमोस्की ने दिया है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वहाँ पर चेमोस्की आंसर होगा। देखिए, जन्म के समय बालक की पहली भाषा क्रदन या रोना होता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है तो वही बच्चे की पहली भाषा कहलाती है। दूसरी लाइन पढ़िएगा, फिर बालक सांकेतिक भाषा का ग्रहण करता है, यानी कि सांकेतिक भाषा का ग्रहण करता है, एक दूसरे को संकेत द्वारा वो थोड़े बहुत भाषा को ग्रहण करता है। तीसरा है, बालक में वातावरण के प्रभाव से मातृभाषा का विकास होता है। बच्चा जिस भी परिवेश में रह रहा है, जिस भी वातावरण में रह रहा है, उसकी भाषा को अपना लेगा। ठीक है, अपने आप से वो सीख जाएगा और ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, बालक सबसे पहले कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ या व्यंजन जैसे व, म, ल, ह, स, द बोलता है, फिर स्वर बोलना सीखता है और फिर वर्ण और फिर शब्दों को बोलना सीख जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि बालक एक वर्ष में कितने शब्दों को सीख सकता है। तो एक वर्ष में बालक लगभग, ठीक है, ये फैक्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लगभग 3 शब्दों को शुद्ध रूप में बोल लेता है। और 2 वर्ष में बालक कितने 100 शब्दों को शुद्ध रूप में बोल लेता है। तो याद रखना है आपको ये। मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए यार। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभिवृद्धि और विकास के अंतर को बताएंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम बाल विकास का कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जिससे आपके नंबर कटे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।